कमांडर मुख्तार ने जिस होशियारी से अलसुबह ही मुजाहिदीन को उस इलाके में मुनासिब पोजीशनों पर बिठाया था, वो कैप्टन नागरा के गुमान में भी नहीं आ सकती थी। उस बाग के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे बागात में काम करने वालों की आमदोरफ्त यहाँ लगी रहती थी। गो के ये कोई मसरूफ गुजरगाह नहीं थी, लेकिन इक्का दुक्का मजदूर उस तरफ आते जाते रहते थे। उन मजदूरों के रूप में रात की तारीकी में करीबन 15-20 मुजाहिदीन ने खुद को कैमोफ्लाज कर लिया था। उनका ताल्लुक मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुपों से था, लेकिन वो एक टास्क फोर्स की तरह काम कर रहे थे। उन मुजाहिदीन को बड़ी सबर आजमा जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने अगला सारा दिन और रात यहाँ दरख्तों के झुंड में छुपकर इस तरह वक्त गुजारना था कि इर्द गिर्द किसी को कानो कान खबर न होने पाए, और अगले अहकामात तक सब्र और रजा के पैकर बनकर इंतजार करो और देखो की तामील करनी थी। उस वक्त जहांगीर और हफीज बांडीपुरा के एक मोहल्ले में मुजाहिदीन की एक आरजी पनाहगाह में छुपे बैठे थे। उन्होंने यहाँ पैदल ही अपने टारगेट तक जाना था। जू कैप्टन नागरा से तयशुदा वक्त नजदीक आ रहा था, हफीज लोन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे हैरत हो रही थी कि जहांगीर बिल्कुल मुतमईन बैठा था। उसने शाम को नमाज भी मामूल के मुताबिक अदा की थी और खाना बहुत पुरसुकून होकर खाया था, जबकि हफीज के लिए निवाले हलक में उतारना ही कारेदारत था। वो एक तो गुज़श्ता कारनामे पर ज़मीर की खलिश में मुब्तला था, और दूसरी तरफ ये फिक्र दामनगीर थी कि आखिर कैप्टन नागरा रॉ का ऑफिसर है और हफीज उससे किस तरह बच जाएगा। अगर खुदा न खास्ता नताइज जहांगीर की तवक्कुआत के मुताबिक न निकले तो उससे आगे वो कुछ सोचने से भी खौफजदा था। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अगर जहांगीर के खेल का पांसा पलट गया तो वो भी उसके साथ ही जामे शहादत नोश कर लेगा। उसने अपने ज़मीर की खलिश से निजात के लिए हर मुमकिन इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया था। इशा से कुछ देर पहले उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। कमांडर खालिद ने उन्हें कुरान के साए में दुआओं के साथ रुखसत किया था। उनकी रुखसती के बमुश्किल 5 मिनट के बाद ही वो पहले से मुंतखिब अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। कमांडर मुख्तार, हुसैन खान और खालिद को एहसास था कि जहांगीर एक खुदकुश मिशन पर जा रहा है, लेकिन वो कभी उसे दुश्मन के मुंह में तरने वाला बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने रॉ की तरफ से हर मुमकिन अमल और रद्द अमल को जहन में रख कर मनसूबाबंदी की थी और उसकी हिफाजत के इंतहाई इक़दामात किए थे, जिनमें बतौर खास ये एहतमाम किया गया था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामान होने के बमुश्किल 3 मिनट के अंदर अंदर मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाई हो जाए। जिन मुजाहिदीन को गुज़श्ता रात के अंधेरे में यहाँ कैमोफ्लाज किया गया था, उन्हें मखसूस दूरबीन के साथ ऐसी पोजीशन में छुपाया गया था कि किसी भी मुमकिन कार्रवाइयों पर उनकी नजर रहे। कमांडर खालिद ने खुद ऐसी पोजीशन ले रखी थी जहां से वो रॉ के उस खुफिया ठिकाने को हिट कर सकता था, जिसमें बज़ाहिर मजदूरों के रूप में खतरनाक असलहे के साथ कैप्टन नागरा के साथ ही मौजूद थे। उसने अपनी पीका दूरबीन पर नाइट विजन फिट की हुई थी, जिससे वो चंद सेकंड के अंदर उसे हिट कर सकता था। दूसरी तरफ 2 कोहना मश्क और आजमूदा मुजाहिद अपनी लॉन्ग रेंज गन्नों के साथ मौजूद थे, जो अंधेरे में आवाज पर भी निशान लगाने की महारत रखते थे। घर से रवानगी के फौरन बाद ही से जहांगीर और हफीज लोन उकाबी नजरों के हिसार में आ चुके थे। निगरानी करने वालों ने उस मकान को अपने जहन में मुकम्मल महफूज कर रखा था कि दूसरी तरफ रॉ वाले भी दोनों की निगरानी कर रहे थे। हफीज लोन के जिस्म पर लर्जा सा तारी होने लगा था। उसे अपने दिल की धड़कन बेकाबू होती दिखाई दे रही थी और अपने औसान बहाल करने के लिए मुसलसल कुरानी आयात का विर्द कर रहा था, जबकि जहांगीर की इंतहाई कोशिश थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो हफीज नॉर्मल रहे। उसके सारे खेल का दारोमदार हफीज के नॉर्मल रहने पर ही था, इसलिए वो उससे लापरवाही से बातें करता जा रहा था कि हफीज का ध्यान बटा सके। उसने रवानगी से पहले हफीज को उसके फराइज से आगाह कर दिया था और उम्मीद कर रहा था कि हफीज उसके तैयार करदा ड्रामे के मुताबिक ही एक्ट करे, क्योंकि उसके सारे खेल का दारोमदार हफीज के नॉर्मल एक्शन पर था। दोनों अब उसी रास्ते पर चल रहे थे जिसके 2 रोया बने दरख्तों की कतार उन्हें उस मकाम तक ले जाती जहां रॉ ने अपना सेफ हाउस बना रखा था। जहांगीर आगे था और हफीज उसके पीछे चल रहा था। जैसे ही वो दरख्तों के झुंड से एक कदरे खुली जगह पर पहुंचे, दोनों को एक घने दरख्त के पीछे आहट का एहसास हुआ। हफीज ने इसी दौरान खुद को नॉर्मल कर लिया था और इन्हीं लम्हात के लिए अब तक जहांगीर से जहनी तौर पर तैयार करता आया था। आहट महसूस करते ही उसने अपना पिस्तौल निकालकर जहांगीर की तरफ तान लिया। हैंड्स अप, उसने जहांगीर को ललकारा और जहांगीर ने हवन्नकों की तरह हाथ ऊपर उठा दिए। कैप्टन नागरा और उसके साथियों के लिए हफीज का ये एक्शन बड़ा गैर मुतवक्के था, लेकिन गैर कुदरती नहीं था। वो अपने साथियों के साथ यहाँ छुपा हुआ था और उन्होंने अचानक जहांगीर को घेरे में लेकर बिल्कुल उसी तरह हैंड्स अप करवाए थे, जिसके बाद उसके एक साथी ने साइलेंसर लगे पिस्तौल से हफीज लोन को मौके पर ढेर कर देना था और उन्होंने दरख्तों के उसी झुंड में छुपी जीप में जहांगीर को डालकर फौरन वहां से ले जाना था।
कैप्टन नागरा और उसके दोनों साथी अचानक ही उनके सामने आ गए थे। उसने तब यही सोचा कि शायद लालच में अंधा हफीज लोन अपने नंबर बनाने के लिए जहांगीर को एक तरह से बांधकर उसके सामने पेश करके अपनी अहमियत जताने के चक्कर में। कैप्टन नागरा ने अपनी पिस्तौल जहांगीर की तरफ तान कर हफीज से कहा, वेल डन हफीज, शाबाश। फिर अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया, इसे बांध लो, गिरफ्तार करो। उनके इंतजामात पहले से मुकम्मल थे। उनमें से एक ने अपनी जैकेट की जेब से पतली सी मजबूत रस्सी और दूसरे ने एक बड़ा सा काले रंग का रुमाल निकाल लिया। उनमें से एक ने फुर्ती से जहांगीर के हाथ पीछे की तरफ बांधने थे और दूसरे ने आंखों पर स्याह पट्टी बांधनी थी। गद्दार, कमीने, चालबाज। जहांगीर ने मंसूबे के मुताबिक हफीज को लान तान करते हुए अपना रुख उसकी तरफ किया। हफीज लोन ने उसे गुस्से से गाली देकर शटअप कहा और बिल्कुल नेचुरल अंदाज से जहांगीर की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे उसे पिस्तौल का दस्ता मारने का इरादा रखता हो। जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए उसने जहांगीर की हिदायत के मुताबिक अपनी पोजीशन ऐसी कर ली थी कि वो जहांगीर और कैप्टन नागरा के दरमियान आ गया था। ऐन उन लम्हात में जहांगीर ने अपने दोनों कदमों पर सारे जिस्म का बोझ डाला और खुद को इस तरह फजा में उछाला जैसे उसके पांव में स्प्रिंग लगे हों। नागरा के लिए उसका ये अमल इतना गैर मुतवक्के, अचानक और खौफनाक था कि एक लम्हे के लिए तो वो गड़बड़ा कर ही रह गया। उसने जब तक अपना पिस्तौल सीधा किया, जहांगीर का एक्शन मुकम्मल हो चुका था। उसकी फजा में घूमती हुई लात हफीज के पहलू से बरामद हुई और जन्नाटे की आवाज पैदा करती हुई कैप्टन नागरा की गर्दन के पिछले हिस्से पर इतने जोर से लगी कि वो चकरा कर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। नागरा के दोनों साथियों ने अपने हाथों में पकड़ी रस्सी और काला कपड़ा फेंककर शायद अपने होल्स्टरों से पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन उनकी ये हसरत दिल ही में दम तोड़ गई। हफीज लोन की पिस्तौल ने शोला उगला और उनमें से एक अपने पेट की तरफ झुकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, जबकि जमीन पर अपने पांव टिकाते ही जहांगीर दोबारा उसी पोजीशन में वापस लौटा और इस मर्तबा उसने दोनों पंजों पर उछलकर पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक दूसरे हमलावर के सीने पर रसीद की, जो उलटकर दूर जा गिरा। पिस्तौल नागरा के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपना हाथ ही आगे बढ़ा था। जहांगीर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में इतने जोर से किसी मखसूस मकाम पर लात रसीद की थी कि उसके 14 तबक रोशन हो गए थे और आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। उसे अपने आसान खता होने का एहसास हो रहा था। बिजली किसी फुर्ती से अब जहांगीर ने भी अपना पिस्तौल निकाल लिया। चंद मिनटों के बाद वहां पांसा पलट चुका था और उस रस्सी से हफीज लोन कैप्टन नागरा के दोनों हाथ कमर के पीछे बांध रहा था। जिस हमलावर को गोली लगी थी वो चंद सानिये के लिए तड़पा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बेहिस्सो हरकत हो गया। अभी हफीज ने रस्सी बांधने का अमल बमुश्किल मुकम्मल ही किया था जब अचानक ही जहांगीर को यूं लगा जैसे उस पर किसी फौज ने चारों तरफ से हमला कर दिया हो। ये वो मुजाहिद थे जो उन दरख्तों के झुंड में कमांडर खालिद की कमान में छुपे हुए थे और 3 मिनट बाद ही उनके सामने मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। हर मुजाहिद के मुंह से बेसाख्ता कलिमात निकल रहे थे। उन्होंने अगले 3-4 मिनट में नागरा और उसके साथी को उनकी वहां छुपी हुई जीप में डाल दिया और ड्राइविंग सीट कमांडर खालिद ने खुद संभाल ली थी। अभी उसने इंजन स्टार्ट ही किया था जब उनके अकब से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। कमांडर मुख्तार की कमान में मुजाहिदीन ने कैप्टन नागरा के साथियों पर हमला कर दिया था, जो उस सेफ हाउस में कैप्टन नागरा की अगली हिदायत के मुंतजर थे। उन पर ये आफत बलाए नागहानी की तरह टूटी थी और अब वो हमले का मुकाबला करने के लिए अपने हथियार संभाल रहे थे। उन बेचारों में से 2 को ही चंद मिनट तक खिड़कियों से फायरिंग की मोहलत नसीब हुई थी, जब वो सब अपने कमरे समेत भग से उड़ गए। रॉ की बांडीपुरा हेडक्वार्टर में ये मैसेज मेजर रॉय ने खुद मौसूल किया था। एक जहरखंद मुस्कुराहट उसके होंठों पर जम गई। उसके सर से गोया एक पहाड़ जैसा बोझ खुद ब खुद हट गया था। जो काम उसे खुद करना था वो मुजाहिदीन ने ही कर दिया था। वो तो जमीर की मलामत से भी बच गया, वगरना मेजर रॉय ने कैप्टन नागरा को मुजाहिदीन के हाथों मरवाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। वो किसी भी डबल क्रॉस के जरिए ये खबरें मुजाहिदीन तक पहुंचा सकते थे, जिसके बाद नागरा, जो अब उसके रास्ते का पत्थर बन चुका था, उसके रास्ते से हट जाता। उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक यू ईश्वर। इस बात का उसे अच्छी तरह गुमान था कि अगर ये वायरलेस मैसेज सही है तो अब तक मुजाहिदीन के हाथों कैप्टन नागरा का क्रियाक्रम हो चुका होगा। उसे मुजाहिदीन की उस एरिया में ताकत का बखूबी अंदाजा था और वो जानता था कि उन्होंने अगर मंसूबाबंदी के साथ रॉ के उस खुफिया मरकज पर हमला किया है तो जवाबी रद्द-ए-अमल के तमाम इम्कानात का तोड़ सोचकर ही क्या होगा। मेजर रॉय को अलबत्ता परेशानी जरूर लाहक हो गई थी कि कैप्टन नागरा के उस सेफ हाउस का इल्म उसे क्यों नहीं था। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि कर्नल गोपाल कृष्णा को भी उसकी खबर न रही हो। इसका मतलब ये था कि अब उसका कर्नल एक कैप्टन को, कल के लौंडे को, उस पर फौकियत देने लगा है। उसका पारा आसमान को छूने लगा। भुगतो बेटा भुगतो।
अव्वल तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों 2 बड़े कारनामे अंजाम पाए हैं और मुजाहिदीन अपने किसी भी साथी के कातिल को ना तो सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते थे, ना ही उसे माफ करते थे। अगर फिर भी तुम किसी तरह बच गए तो कम से कम सारी जिंदगी के लिए रॉ के इस डेट से जरूर निकल जाओगे, क्योंकि कर्नल गोपाल कृष्णा रॉ के इस उसूल पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा था कि एक मर्तबा दुश्मन की नजर में आ जाने वाला कोई भी अफसर या एजेंट उनके काम के लायक नहीं रहता। मेजर रॉय दिल ही दिल में ये सोचता हुआ मुस्कुराया और उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। क्योंकि ये पैगाम रॉ की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर दिया गया था, इसलिए इस बात के इम्कानात कम ही थे कि वो उस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ फोर्सेस ने भी वसूल किया हो और अभी तक कोई उनकी मदद को पहुंचा हो। यूं भी जहां ये उसूल था कि रॉ अपने मामलात से खुद ही निपटती थी और जब तक कर्नल गोपाल कृष्णा या मेजर रॉय की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई हुक्म न पहुंच जाता, वो लोग रॉ के किसी सेफ हाउस की मदद को नहीं जा सकते थे। कर्नल गोपाल कृष्णा दूसरे कमरे में शराब नोशी से दिल बहला रहा था जब मेजर रॉय अपने दिल में फूटते लड्डू लेकर बज़ाहिर बड़े संजीदा चेहरे के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। सर, बैड लक, उसके मुंह से निकला। कर्नल गोपाल कृष्णा ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसकी तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा और मेजर रॉय ने डी कोड मैसेज वाली स्लिप उसके सामने रख दी। कागज पर नजरें दौड़ाते हुए कर्नल गोपाल कृष्णा अचानक अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ओ माय गॉड। मेजर रॉय ने जिंदगी में उसे कभी इतना बदहवास नहीं देखा था। उसके लिए अपने जज्बात को छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था। शायद ये कैप्टन नागरा का। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओह यस, वेरी सैड, वेरी सैड। कर्नल गोपाल कृष्णा ने शायद खुद पर काबू पाने के लिए विस्की का एक बड़ा घूंट अपने हलक में उंडेला था। मेजर रॉय ने बिलाखिर कह ही दिया, ओह माय गॉड, वाकई सर ये तो बहुत बुरा हुआ। शायद नजर लग गई हमारे यंग मैन को। कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसके गहरे तंज को महसूस कर लिया था, लेकिन क्या मजाल जो उसने अपने चेहरे से उसका जर्रा भर शायबा भी होने दिया हो। कर्नल गोपाल कृष्णा ने कहा, ओके, तुम खुद ऑन स्पॉट सारे एरिया को रेड अलर्ट कर दो। नजदीक तरीन जितनी भी मोबाइल्स हैं सबको उस तरफ रवाना करो। इस एरिया की तमाम रोड्स फौरन ब्लॉक कर दो। फौरन, कहीं वो नागरा को मार ही न डालें, कहीं वो। कर्नल गोपाल कृष्णा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो बेचैनी से टहलने लगा। मेजर रॉय ने रुकना मुनासिब न समझा और दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने दूसरे ही लम्हे एरिया में मौजूद तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड अलर्ट कर दिया। अचानक ही कर्नल गोपाल कृष्णा कमरे में दाखिल हुआ। उसने इमरजेंसी माइक मेजर रॉय के हाथ से पकड़ लिया था और अब उस इलाके की तमाम मोबाइल्स को रॉ के सेफ हाउस की लोकेशन समझाकर उन्हें फौरन घेरे में आए कैप्टन नागरा की मदद के लिए वहां रश करने के अहकामात जारी कर रहा था। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने माइक को स्टैंड पर रखा और दीवार पर टंगे नक्शे के नजदीक पहुंच गया। अगले ही लम्हे वो अपने पहलू में खड़े मेजर रॉय को उस सेफ हाउस की मुकम्मल लोकेशन समझाकर फौरन कैप्टन नागरा की मदद को पहुंचने का हुक्म दे रहा था। मीर साहब, डू योर बेस्ट, हर मुमकिन कोशिश करना, हमें उस यंग मैन को बचाना है। ये एजेंसी की इज्जत का मामला है। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात समझ रहे हो। उसने मेजर रॉय की तरफ पहली मर्तबा आंखें उठाकर देखा। मेजर रॉय ने मुस्तैद फौजियों की तरह अपने दोनों कदम जमाते हुए कहा, मैं अपनी इंतहाई कोशिश करूंगा सर। कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑल राइट। मेजर रॉय बाहर निकल गया। दूसरे ही लम्हे वो पहले से तैयार अपने ब्लैक कैट्स कमांडोज के उस ग्रुप की तरफ जा रहा था जिन्हें रॉ की जबान में इमरजेंसी कैट्स कहा जाता था और जिनको किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहने का हुक्म दिया जाता था। भारतीय कमांडोज के इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त हालत जंग में स्टैंड बाय रहते थे और महज 3 मिनट के चैलेंज वक्त में किसी भी मुहिम जुई पर चल देते। थोड़ी देर बाद 3 ब्लैक कैट्स कमांडोज 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में पहुंच गए, जहां मुजाहिदीन का एक ग्रुप उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। दोनों कैदियों को अलग अलग 2 अतराफ में ले गए थे और कमांडर खालिद ने हफीज लोन को उनके साथ भेज दिया था, जबकि जहांगीर को वो अपने साथ ही ले आया था। खालिद ने उसे कहा, आप थोड़ी देर कमर सीधी कर लें, इंशाल्लाह कल सुबह के बाद दूसरे कमांडरों की मायत में कैदियों से मुलाकात करेंगे। जहांगीर समझ गया कि वो एक जिम्मेदार कमांडर की हैसियत से यही कर सकता था। उसने कहा, ठीक है। कमांडर खालिद ने उसके लिए वहीं स्लीपिंग बैग का बंदोबस्त कर दिया। थोड़ी देर बाद जहांगीर वहां आराम कर रहा था। कैप्टन नागरा की गिरफ्तारी ने उसके दिमाग से एक बड़ा बोझ उतार दिया था और अब वो कदरे मुतमईन होकर लेटा था। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में सुकून का झूला झूल रहा था। सुबह उसकी आंख एक मुजाहिद की अजान की आवाज पर खुली तो उसे एहसास हुआ कि मकबूजा कश्मीर में अपनी आमद के बाद वो शायद तवील तरीन नींद सोया है। मेजर रॉय अपने ब्लैक कैट्स के साथ मौके वारदात से खासी दूर रुक गया था। उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी कि आंखें बंद करके उस जहन्नम में कूद जाता।
जहां तक कर्नल गोपाल कृष्ण का ताल्लुक था कि कैप्टन नागरा को मुजाहिदीन के आहनी शिकंजे से निकाल कर लाया जाए, तो ये उसकी नेक ख्वाहिश ही हो सकती थी, जिस पर अमल शायद यहाँ मौजूद भारत की 6 लाख फौज मिलकर भी करना चाहती तो न कर पाती। एक मर्तबा मुजाहिदीन की गिरफ्त में आने वाले किसी आम भारतीय सिपाही को भी उनकी कैद से निकाल लाना आज तक मुमकिन नहीं हुआ था, जबकि नागरा तो खुद रॉ का एक कैप्टन था। उसने अपने जवानों को गाड़ियां सड़क के पहाड़ी सिलसिले में कदरे महफूज मकाम पर और एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़ी करने का हुक्म दिया था और अब तमाम जवानों को वहीं अपनी गाड़ियों के इर्द गिर्द पोजीशन संभालने की ताकीद करके उस इलाके में मौजूद भारतीय फौज के कमांडर से राब्ता कर रहा था। थोड़ी देर बाद वायरलेस पर मतलूबा राब्ता बहाल हो चुका था। एरिया कमांडर ने उसे बताया कि उन्होंने रॉ की मदद के लिए अपनी एक कंपनी रवाना कर दी है और आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो लोग अभी तक मतलूबा मकाम तक पहुंच सके थे, क्योंकि रास्ते में मुजाहिदीन की लगाई हुई 2 सुरंगों में फंसकर वो अपने ट्रक और 7 जवानों से हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद से उनके कमांडर ने उन्हें एहतियात से पैदल ही उस तरफ रवाना कर दिया था। मेजर रॉय ने सीखपा होकर कहा था, इस तरह तो वो लोग सुबह तक भी टारगेट एरिया में नहीं पहुंच पाएंगे। एरिया कमांडर बोला, मुझे इल्म है मेजर, लेकिन मैं इस तरह अपने जवानों को चूहेदान में फंसने की इजाजत तो देने से रहा। रात के वक्त हम उधर हेलीकॉप्टर भी नहीं भेज सकते। इलाका बड़ा गैर महफूज है और दहशतगर्दों के हाथ हमारी कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लग गई हैं। आई एम सॉरी मेजर, लेकिन मैं आंखें बंद करके अपने जवानों को जहन्नम में झोंकने से रहा। मेजर रॉय ने जिच होकर दरियाफ्त किया, ओके, एनी अदर होप? एरिया कमांडर ने, जो इस कॉल पर खासा सीखपा हो रहा था, तलखी और तंज के लहजे में कहा, ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से अब तक बीएसएफ के जवानों के साथ उनकी लड़ाई का आगाज हो गया है और अगर आप चाहें तो यहाँ सीआरपी की 2 कंपनियां भी मौजूद हैं। सुना है बड़े बहादुर लोग हैं, आंखें बंद करके मौत के कुएं में भी छलांग लगा देते हैं। मेजर रॉय बोला, आप जैसे बहादुर कमांडरों की मौजूदगी में जवानों का मोराल तो बुलंद रहता है। मुमकिन है जो आप कह रहे हैं वो सच ही हो। ठीक है, मैं हेडक्वार्टर को इत्तला करता हूँ, कोई मुतबादिल बंदोबस्त करे। हम अपने लोगों को इसी तरह बेजारो मददगार छोड़ने से रहे। ये कहकर मेजर रॉय ने उसका जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। डैम इट, गधा, उल्लू का पट्टा। एयर कमांडर कर्नल ने वायरलेस का सिलसिला मुनक़ता होने पर मेजर रॉय को गालियां बकनी शुरू कर दी। जहां बांडीपुरा और सोपूर के फौजी अफसरान में रॉ से नाराजगी पाई जाती थी, क्योंकि कर्नल गोपाल कृष्णा कोई एक्शन करने से पहले कभी उन लोगों को एतमाद में लेने का तकल्लुफ नहीं करता था और राजदारी के चक्कर में उन्हें लाइल्म रख कर जहन्नम में झोंक दिया करता था। जब भी रॉ की तरफ से ऐसी कोई SOS कॉल आर्मी के यूनिटों में पहुंचती तो उनके कमांडर ही नहीं, जवान भी बड़े सीखपा हुआ करते। रॉ की कॉल पर जब वो भागम भाग टारगेट एरिया में पहुंचते तो अक्सर मुजाहिदीन के ट्रैप में फंस जाते, जिससे भारतीय फौज के जवान बड़ी बेबसी में हाथ मलते अपने साथियों को मरता देखते रहते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।